तो चलिए सीधे आज के विषय पर आते हैं। अक्सर इंटरनेट पर, खासकर यूट्यूब हिंदी एक्सप्लेन्स रोल ऑफ कृष्णा इन महाभारत जैसे कई वीडियोज में श्री कृष्ण को केवल एक दैवीय अवतार के रूप में ही दिखाया जाता है। लेकिन आज इस एक्सप्लेनर में हम उनके एक बिल्कुल अलग पहलू पर बात करेंगे। हम अकादमिक ग्रंथों और रिसर्च के आधार पर यह समझेंगे कि कैसे वो असल में एक मास्टर रणनीतिज्ञ, एक कूटनीतिज्ञ और एक ऐसे लीडर थे जिनका मॉडल आज भी उतना ही सटीक बैठता है। तो तैयार हो जाइए इस शानदार एनालिसिस के लिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस विषय को कुछ मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले देखेंगे महाकाव्य के मार्गदर्शक के रूप में उनकी भूमिका, फिर बात करेंगे कूटनीति और शांति दूत वाले पहलू की, उसके बाद युद्ध के रणनीतिकार, फिर नेतृत्व और मार्गदर्शन, और आखिर में सबसे दिलचस्प बात कि ये सब आज के मॉडर्न युग में कैसे काम आता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दूं, हमारा ये पूरा विश्लेषण हवा हवाई बिल्कुल नहीं है। ये गहरे अकादमिक साहित्य पर टिका है, खास तौर पर प्रोफेसर के.एस. नारायणाचार्य के बेहतरीन लेक्चर्स पर। मतलब हम महाभारत को सिर्फ एक प्राचीन कहानी नहीं, बल्कि स्टेट क्राफ्ट और डिप्लोमेसी के एक बहुत ही सीरियस और कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट की तरह देखने वाले हैं, जहां रणनीति की हर एक चाल बहुत सोच समझकर चली गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, महाकाव्य के मार्गदर्शक। अब देखिए, सबसे बड़ा फर्क कहाँ आता है। क्या श्री कृष्ण ने कभी एक तानाशाह की तरह बर्ताव किया? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कभी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके किसी से जबरदस्ती फैसले नहीं करवाए। इसके बजाय वो एक धर्म के मार्गदर्शक, यानी एक एथिकल एडवाइजर की तरह काम करते हैं। वो बस सही रास्ता दिखाते हैं, इंसानी कोशिशों को एक दिशा देते हैं। आखिरी फैसला हमेशा पांडवों का ही रहा, लेकिन उसके पीछे का मार्गदर्शन एक सर्वोच्च बुद्धिमत्ता का था। है ना कमाल की बात? अधिकार थोपे नहीं गए, बल्कि सही और गलत का बोध करवाया गया। अब आते हैं दूसरे अहम पड़ाव पर, कूटनीति और शांतिदूत। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से ठीक पहले जो हुआ, वो डिप्लोमेसी का एक शानदार उदाहरण है। यहाँ उपाय यानी कूटनीति के प्राचीन सिद्धांतों का जबरदस्त और अविश्वसनीय निपुणता के साथ इस्तेमाल हुआ। साम यानी बातचीत से मामला सुलझाना, दान यानी कुछ देकर या कॉम्प्रोमाइज करके बात बनाना, और भेद यानी सामने वाले खेमे में वैचारिक फूट डालना। सच मानिए, ये सिर्फ पुराने जमाने के शब्द नहीं हैं, आज की इंटरनेशनल कूटनीति भी इन्हीं पिलर्स पर खड़ी है। जरा उस ऐतिहासिक शांति मिशन के बारे में सोचिए। एक विशाल साम्राज्य के सामने सिर्फ 5 गांवों की मांग। युद्ध टालने के लिए इससे बड़ा कॉम्प्रोमाइज और क्या हो सकता था? लेकिन सामने एक ऐसा विरोधी था जो सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने को राजी नहीं था। जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए, तब जाके विश्व रूप का दर्शन कराया गया। मतलब एक क्लियर मैसेज दे दिया गया कि शांति का हर रास्ता आजमा लिया गया है और अब जो भी होगा उसे टाला नहीं जा सकता। और यहाँ एक बहुत जरूरी पॉइंट है, ये शांति का प्रयास कोई महज औपचारिकता या दिखावा नहीं था। इसका सबसे बड़ा मकसद था मॉरल हाई ग्राउंड लेना, ये सुनिश्चित करना कि इतिहास याद रखे कि विनाशकारी युद्ध को स्वीकार करने से पहले शांति की हर मुमकिन कोशिश की गई थी। इसी मास्टर स्ट्रोक ने आगे चलकर पांडवों के हर कदम को धर्म के आवरण से ढक दिया। ये साबित करता है कि संघर्ष तभी उचित है जब शांति के सारे विकल्प खत्म हो चुके हों। चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे हिस्से का, युद्ध के रणनीतिकार। रणभूमि में एक सेनापति की तरह हथियार ना उठाना एक बहुत बड़ा फैसला था। इसके बजाय पूरा फोकस सामरिक बुद्धिमत्ता पर रहा। अगर हम संकट के समय इस पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ध्यान से देखें, तो ये एकदम किसी मॉडर्न स्ट्रैटेजी बुक जैसा लगता है। पहले चुनौती की सटीक पहचान करना, फिर सारे ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना, बिना किसी इमोशनल पूर्वाग्रह के एकदम लॉजिकल डिसीजन लेना, और आखिर में उसे बिना किसी चूक के लागू करना। ये कोई जज्बाती फैसले नहीं थे, बल्कि प्योर रणनीतिक गणनाएं थीं। अब बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, नेतृत्व और मार्गदर्शन। यहाँ जो लीडरशिप के गुण दिखते हैं ना, वो सच में हैरान करने वाले हैं और सीधे घटनाओं में झलकते हैं। जब युद्ध के मैदान में अर्जुन पूरी तरह से टूट चुके थे, तब उन्हें जिस तरह से मेंटर किया गया, वो इमोशनल इंटेलिजेंस का बेहतरीन उदाहरण है। अप्रत्याशित हालात बिगड़ने पर तुरंत अपनी प्लानिंग बदल देना, यानी अडैप्टेबिलिटी, और ये सब कुछ एक ही अडिग लक्ष्य के लिए, न्याय और अधिकारों की रक्षा। सच कहें तो एक परफेक्ट लीडर वही होता है जो मुश्किल वक्त में ना सिर्फ रास्ता दिखाए, बल्कि टीम का मनोबल भी बनाए रखे। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, आधुनिक युग में प्रासंगिकता।
अब जरा इस मॉडर्न पैरेलल यानी तुलना पर गौर कीजिए। ये एकदम माइंड ब्लोइंग है। महाकाव्य में दी गई उस जबरदस्त स्ट्रैटेजिक एडवाइस की तुलना हम आज के मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से कर सकते हैं। जैसे आज का एआई हजारों डेटा पॉइंट्स और अनिश्चितताओं को प्रोसेस करके सबसे लॉजिकल और हाई स्टेक्स ऑप्शन देता है, ठीक वैसे ही महाभारत में श्री कृष्ण की रणनीतियां काम कर रही थी, एकदम सटीक, निष्पक्ष और पूरी तरह से आखिरी लक्ष्य पर केंद्रित। भावनाओं से परे जाकर केवल तथ्यों पर फोकस करना इसका मूल था। सबसे बड़ी बात जो हमें यहाँ समझनी चाहिए वो ये है कि युद्ध से पहले शांतिपूर्ण समझौते की पहल करना कोई कमजोरी नहीं थी। ये बिल्कुल वैसा ही रिस्क मैनेजमेंट और डी-एस्केलेशन प्रोटोकॉल है जो आज की बड़ी मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तकनीकों में सिखाया जाता है। पॉलिटिकल टेंशन को समझना, नेगोशिएशन की बेस्ट स्ट्रैटेजी बनाना और जहां तक हो सके टकराव को टालना, ये कॉर्पोरेट और ग्लोबल लीडरशिप के वही सिद्धांत हैं जो उस युग में भी एकदम परफेक्शन के साथ इस्तेमाल हो रहे थे। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बड़ा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट के ये कमाल के सिद्धांत जहां गहरी नैतिकता को एकदम प्रैक्टिकल और सिस्टमैटिक एक्शन के साथ जोड़ा गया है, क्या हम इन्हें आज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और संस्थागत निर्णयों में उतार सकते हैं? क्या हजारों साल पुराना ये रणनीतिक ढांचा आज की हमारी सबसे जटिल समस्याओं का समाधान दे सकता है? इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।